हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पार्ट 1। टुडे वी विल सी पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्ट। थिंक एंड टेल। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है? थिंक एंड टेल। वॉट डज इट मीन टू बी आउट इन कबड्डी? मतलब कि कबड्डी में आउट है वो किसे कहते हैं? आउट किसे कहते हैं? व्हेन डज वन गेट आउट इन दिस गेम? मतलब कि आउट है कोई, वो किसे कहेंगे कि अभी ये पर्सन आउट हो गया है, दिस प्लेयर इज आउट। सो आंसर हमारा क्या हो सकता है? व्हेन अ प्लेयर एंटर्स द एरिया ऑफ द अपोजिट टीम सेइंग कबड्डी कबड्डी एंड डज नॉट टच द सेंटर लाइन देन ही इज आउट। जब भी कोई प्लेयर होता है वो अपोजिट टीम में एंटर होता है, अपोजिट एरिया में, और वो कबड्डी कबड्डी बोल रहा है और वो सेंटर लाइन को टच नहीं करता है तो उसे आउट माना जाता है। Moreover, he has to keep saying kabaddi kabaddi until he is in the opposite area and has not returned to his own side। और जब वो सामने वाली टीम में एंटर होता है, सामने वाली अपोजिट एरिया में, और वो जब तक अपने एरिया में वापस नहीं आता है तब तक उसे कबड्डी कबड्डी बोलना होता है। अगर वो बीच में रुक जाता है तो वो आउट माना जाता है। इफ़ ही कैन नॉट डू दिस एंड स्टॉप्स फॉर ब्रीथ देन ऑल्सो ही इज़ आउट। और वो ऐसा नहीं करता है और सांस लेने के लिए बीच में ही रुक जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आउट माना जाता है। ऑल्सो इफ द मेंबर्स ऑफ द अपोजिट टीम कैच हिम एंड डू नॉट लेट हिम टच द सेंटर लाइन देन ही इज़ डिक्लेयर्ड एज आउट। और जब भी सामने वाली अपोजिट टीम के जो मेंबर्स हैं उसे कैच करते हैं और वो सेंटर लाइन को टच नहीं कर पाता है तो उसे क्या माना जाता है? उसे डिक्लेयर किया जाता है कि ये आउट हो गया है। When a player of one team enters the area of the opposite team saying kabaddi kabaddi, touches one or more players of the opposite team and goes back successfully to his own area, the players touched by him, the kabaddi kabaddi center are out। और अगर जब भी कोई प्लेयर होता है वो सामने वाले एरिया में जाता है और वो उसका कबड्डी कबड्डी बोलना चालू ही है और सामने वाली टीम के एक या तो दो प्लेयर्स को वो टच कर लेता है और वो सक्सेसफुली वापस अपनी टीम में कबड्डी कबड्डी बोलते पहुंच जाता है, तो फिर सामने वाली टीम के जितने प्लेयर्स को उसने टच किया है वो सारे प्लेयर्स क्या माने जाएंगे? आउट माने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया कि कबड्डी में आउट किसे कहते हैं? Then next question is, in some games those who are having their turn they touch others. In some games they go to find the players. Which are such games similar to this? तो इस गेम की तरह सिमिलर गेम कौन सी है जिसके अंदर सामने वाली टीम के प्लेयर्स को अगर हम टच करते हैं तो उसे आउट माना जाता है? सो आंसर इज in games like kho-kho, kabaddi, chain forming, catch, hopping means langdi, ambli pipli and seven tiles means satodium, the Dan has to touch other player, while in hide and seek and blind man's bluff the Dan has to look for another player। तो ये सारी गेम्स जो मैंने अभी बताई वो सारी गेम्स में क्या होता है? जब भी जिसका टर्न होता है वो सामने वाली टीम के प्लेयर्स को अगर टच करता है तो उसे क्या माना जाता है? आउट। लाइक कबड्डी के जैसे कबड्डी में टच करते हैं तो प्लेयर्स आउट माना जाता है, वैसे ही ये सारी गेम्स में भी प्लेयर्स को आउट माना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट अदर गेम्स डू यू प्ले? What do the player have to do with it? So answer is, we play many other games such as gilli danda, cricket, carom, snakes and ladders, hockey, basketball, etc. In these sports the team that gets first turn has to do various action. For example, in gilli danda the team that gets the first turn has to hit the gilli when the danda. In cricket, the team that goes first has to make runs with a bat by hitting a ball. In carom, a player has to strike a carom man with the striker and try to make it to go into any one of the four pockets. In snakes and ladders, a player moves his piece forward after throwing the dice according to the numbers seen on them.
In hockey, one has a strike a ball with the help of a hockey sticks. In basketball, the players who has the ball has to try and get it into the basket. Thus, players that get the first turn have to display various skill in different games. Different games में जिसका पहला टर्न होता है वो अपनी वेरियस स्किल्स दिखा सकता है. जैसे क्रिकेट में जिसका फर्स्ट टर्न होता है तो वो क्या कर सकता है, वो बैट से बॉल को हिट कर सकता है. फिर कैरम में जिसका फर्स्ट टर्न होता है वो स्ट्राइकर से बाकी सारे कॉइन्स होते हैं उसको मार सकता है. स्नैक्स एंड लैडर्स में जिसका फर्स्ट टर्न होता है तो वो डाइस से पहले टर्न ले सकता है. और फिर हॉकी में जिसका फर्स्ट टर्न होता है वो स्ट्राइक कर सकता है बॉल को स्टिक से. एंड बास्केटबॉल में जिसका अगर फर्स्ट टर्न आ गया है तो वो क्या कर सकता है, वो हैज़ द बॉल हैज़ टू ट्राई द गेट इनटू द बास्केट में आराम से वो फर्स्ट टर्न होगा तो वो बास्केट में बॉल डाल सकता है. गिल्ली डंडा में वो गिल्ली से जो गिल्ली होती है वो किसी का भी फर्स्ट टर्न हो तो गिल्ली से वो गिल्ली डंडे से आराम से स्ट्राइक कर सकता है. तो ऐसे जिसका फर्स्ट टर्न होगा वो अलग अलग स्किल अपनी दिखा सकता है डिफरेंट गेम्स में. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा. तो अभी हमें नेक्स्ट पेज में देखना है. तो यहाँ पर डिफरेंट प्लेयर्स के बारे में हमें जानना है. सो फर्स्ट इज़ कर्णम मालेश्वरी. कर्णम मालेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर. कर्णम मालेश्वरी क्या है, वो कौन सी गेम खेलती है, वेट लिफ्टर. वेट लिफ्टर मतलब वज़न उठाने की जो प्रतियोगिता होती है वो खेलती है. शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश. वो कहाँ पर रहती है, आंध्र प्रदेश में. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को तो पता ही है आंध्र प्रदेश इज़ वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया. इंडिया का एक स्टेट है. हर फादर इज़ पुलिस कांस्टेबल. उनके फादर का काम क्या था, एज अ पुलिस कांस्टेबल. मालेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वॉज 12 years ओल्ड. उसने कभी से वेट लिफ्टिंग का गेम स्टार्ट किया था, कभी से वो वेट्स को लिफ्ट कर रही थी. तो जब भी वो 12 years ओल्ड थी तब से उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था. नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 kilograms. अभी वो कितने वेट लिफ्ट कर सकती है, कितना वज़न उठा सकती है, तो 130 kilograms. कर्णम हैज़ won 29 medals in international events. Her four sisters also practice weight lifting. तो उन्होंने कितने मेडल्स जीते हैं, 29 मेडल्स जीते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में, नॉट नेशनल. उन्होंने इंटरनेशनल इवेंट्स में 29 मेडल्स जीते हैं. और उनकी जो 4 सिस्टर है और 4 सिस्टर वो भी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रही है. देन नेक्स्ट इज सरिता गायकवाड़. अभी हमें किसके बारे में जानना है, सरिता गायकवाड़. सो सरिता गायकवाड़ वॉज बोर्न इन काराडिम्बा विलेज ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट ऑन 1 June 1994. तो सरिता गायकवाड़ का बोर्न मीन्स की जन्म कहाँ पर हुआ था, काराडियाम्बा विलेज ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट. जो डांग डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक विलेज है काराडियाम्बा, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था. कभी हुआ था, 1 June 1994 को. सरिता लक्ष्मण भाई गायकवाड़ इज़ ए गुजराती स्प्रिंटर. वो कौन है, सरिता लक्ष्मण भाई गायकवाड़ कौन है, गुजराती स्प्रिंटर है. हर पेरेंट्स आर बिजी विथ फार्मिंग. उनके जो पेरेंट्स है वो क्या काम करते थे, फार्मिंग मीन्स की खेती का काम करते थे. शी स्पेशलाइज इन द 400 meters रनिंग रेस एंड 400 meters हर्डल्स. तो उनका स्पेशलाइजिंग खास गेम कौन सी थी, वो खास कौन से गेम में खास वो प्रचलित थी, तो 400 meters रनिंग 400 मीटर दौड़ में और 400 मीटर हर्डल्स में. हर्डल्स मीन्स जो रुकावट वाले गेम होती है, बीच में रुकावट होती है, बाधाएं होती है, तो उसे क्रॉस करके फिर हमें आगे बढ़ना होता है, तो उससे कहते हैं हर्डल. शी वॉन गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 4x400 meters रिले रेस एट द 2018 एशियन गेम्स.
तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कौन सी गेम में जीता था? तो वुमेंस की जो 400 इंटू 400 मीटर्स की जो रिले रेस है एशियन गेम की, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ सिलेक्ट हर एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर बेटी बचाओ अभियान। और गुजरात गवर्नमेंट ने उन्हें किसके लिए सिलेक्ट किया था? बेटी बचाओ अभियान के लिए उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट ने सरिता गायकवाड़ को एज अ ब्रांड एम्बेसडर चॉइस किया था, उन्हें सिलेक्ट किया हुआ था। देन वी हैव टू अंडरस्टूड अबाउट दिस स्टोरी ऑफ थ्री सिस्टर। अभी हमें किसके बारे में जानना है? थ्री सिस्टर्स की स्टोरी के बारे में हमें जानना है। लुक एट दिस फोटोग्राफ। आप लोगों को फोटोग्राफ्स देखना है। डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स बट दे आर डिफरेंट। वो लोग कैसी दिख रही है? सिंपल ग्रैंड मदर्स बट दे आर डिफरेंट, लेकिन वो क्या है? अलग है। द पिक्चर्स इज ऑफ थ्री सिस्टर्स ज्वाला, लीला एंड हीरा। दे लिव्ड इन मुंबई। लुक एट दिस पिक्चर। उसमें थ्री सिस्टर्स बताई गई है, दिख रही है। एक का नाम है ज्वाला, दूसरे का नाम है लीला एंड थर्ड इज हीरा। दे लिव्ड इन मुंबई। वो कहाँ पर रहती है? मुंबई में। दे लिव इन मुंबई। All three of them played kabaddi and taught the game to others. Jwala tells, when we were young, girls were not allowed to play this game. तो ज्वाला क्या कह रही है कि जब भी हम छोटे थे, यंग थे, जुआन थे, तभी गर्ल्स को कबड्डी खेलना अलाउड नहीं था। People thought that if girls play such rough games, nobody would marry them. पीपल की सोच पहले के ज़माने में कैसे थी कि अगर ऐसे बॉयज़ वाली गेम गर्ल्स खेलेंगी, मीन्स कि रफ गेम्स खेलेंगी, तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। ऐसी सोच थी पहले के ज़माने में लोगों की। दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वेयर बॉयज़ क्लोथ टू प्ले कबड्डी। दैट इज़ वाई दे स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग। कबड्डी खेलने के लिए बॉयज़ के कपड़े पहनने होते हैं, इस वजह से उन्हें खेलने से रोका जाता था। When they were young, their father died. Their mother and two mamas, means maternal uncles, brought them up. Both uncle used to play kabaddi and kho-kho. They encouraged the three girls to play kabaddi. जब भी वो छोटे थे तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो उनकी मदर और उनके मामा उन्हें देयर मदर एंड टू मामास brought them up. बोथ अंकल्स यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो। दोनों अंकल, उनके जो दोनों अंकल थे, दोनों मामा, वो क्या खेलते थे? कबड्डी खेलते थे और खो खो खेलते थे। तो उन्होंने वो जो थ्री गर्ल्स है उन्हें एनकरेज किया, मीन्स कि बढ़ावा दिया, कबड्डी खेलने के लिए प्रोत्साहित किया उन्हें। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस। ज्वाला और लीला अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं। Almost 50 years ago, when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. 50 साल पहले की बात है। 50 years ago मीन्स कि 50 साल पहले की बात है। जब भी उन्होंने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया था, तभी गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम। गर्ल्स को ये वाले गेम, कबड्डी गेम खेलने के लिए चांस ही नहीं मिलता था। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम। पेरेंट्स उन्हें कबड्डी खेलने के लिए अलाउ नहीं करते थे, उन्हें रोकते थे। बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस। लेकिन ज्वाला और लीला के मदर और उनके जो अंकल थे वो उन्हें सपोर्ट करते थे, उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। वी थ्री लर्नड द गेम एंड सम अदर गर्ल्स ऑल्सो जॉइंट अस। उन्होंने तीनों ने ये वाली गेम सीखी और दूसरी जो गर्ल्स थी उन्होंने भी उन्हें ज्वाइंट किया था। वी फॉर्म अ कबड्डी क्लब विच इज़ एक्टिव इवन टुडे। उन्होंने कबड्डी क्लब बनाया जो अभी भी चालू है। रिमेंबरिंग दोस डे, वो लोग उनके जो पहले वाले डेज थे वो याद कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं वो? लीला एंड हीरा स्टिल रिमेंबर दोस डे। अभी भी उन्हें वो सारे डेज याद है।
दे टेल हाउ दे वॉन सम मैचेस विच दे वेर अबाउट टू लूज। वो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग ने बहुत सारी ऐसी गेम्स थी जो हारी थी, जिसने हमें ये बहुत कुछ सिखाया है, और दूसरी गेम्स उन्होंने उससे जीती भी है। Once they went to a big city to a play match. Leela tells the match had to start 6:30 in the evening. लीला क्या बता रही है कि वो लोग बड़ी बड़ी सिटी में गेम खेलने के लिए जाते थे, और लीला कह रही है कि कितने बजे स्टार्ट होती थी गेम, शाम के 6:30 बजे स्टार्ट होती थी। वी वेंट टू सी अ मूवी, और फिर वो लोग मूवी भी देखते थे। As soon as movie started, we noticed some noise and disturbance. तो जब भी मूवी स्टार्टेड होती थी तो बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता था और बहुत सारा आवाज़ होता था। इट वॉज क्रिएटेड बाय अवर मामा। तो वो कैसा लगता था जब भी वो लोग कबड्डी खेलना स्टार्ट करते थे, तो ऐसा लगता था जैसे कि हम एक मूवी देखने के लिए आए, वैसा लगता था। और बहुत सारा नॉइज़ होता था और डिस्टर्बेंस भी होता था। और ये सारा नॉइज़ कौन क्रिएट कर रहा था? उनके जो मामा थे वो वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल with a torch. When he found us, he gave us a big scolding. शाम के 6:30 बजे जब भी गेम स्टार्ट होती थी तो वी वेंट टू सी अ मूवी, और वो लोग क्या देखने चले जाते थे? मूवी देखने चले जाते थे। एज सुन एज मूवी स्टार्टेड वी नोटिस सम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस। तो जब भी मूवी स्टार्ट हुई तो उन्होंने क्या सुना? थोड़ा सा आवाज़ और डिस्टर्बेंस हुई, अशांति हुई। तो फिर ये सारा आवाज़ किसने किया था? उनके मामा ने किया था। वो वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल, और उनके मामा उन्हें हॉल में ढूंढ रहे थे। किसे ढूंढ रहे थे? विथ ए टॉर्च। व्हेन ही फाउंड अस, जब भी उन्होंने मामा ने लीला एंड हीरा को देखा तो उसके मामा ने उन्हें बहुत ही डांट डपट लगाई, बहुत ही डांटते थे उनके मामा उन्हें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 10 कबड्डी कबड्डी फिनिश हुआ। अभी नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।